हेलो दोस्तों, हम इस पुस्तक से हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी और आदिकाल संबंधी जितने भी प्रश्न थे वो देख चुके हैं। और अब हम भक्ति काल के 200 से ऊपर प्रश्नों का अभ्यास कर चुके हैं। आज हम उसके आगे शुरू करेंगे जहाँ तक हमने देख लिया था। तो अगर आप हिंदी से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो अगर अभी तक आपने अभ्यास शुरू नहीं किया है या पिछले प्रश्नों का अभ्यास नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के पिछले प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। आज हम उसके आगे शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है, तपै लागी अब जेठ अषाढ़ी, मुँह प्यो बिन छाजन भई गाढ़ी, तन तिन उर भा झूरो खरी, भई बरखा दुख आगरी जरी। आप सुनकर पहचान गए होंगे कि ये पंक्तियाँ नागमती विरह वर्णन की हैं, पद्मावत के नागमती विरह वर्णन की, जायसी की। प्रश्न ये है कि इस पूरे कड़वक में नागमती की विरह दशा के बारे में यह विचार किसका है। ये विचार नीचे दिया गया है कि यह आशिक माशूकों का निर्लज्ज प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी की विरह वाणी है, इसका सात्विक मर्यादापूर्ण माधुर्य मनोहर है। ये बात किसने कही है? तो ये बात कही है रामचंद्र शुक्ल जी ने। अन्य विकल्प हैं चंद्रवली पांडे, माता प्रसाद गुप्त और श्याम मनोहर पांडे। विकल्प बी बिल्कुल सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन, नागमती का विरह वर्णन किस ग्रंथ में संकलित है? तो नागमती का विरह वर्णन पद्मावत में संकलित है। आपने पढ़ा होगा पद्मावत, और पिछले वीडियो में हमने बात की थी पद्मावत के प्रकाशन वर्ष के विषय में। आपको कुछ ग्रंथों के प्रकाशन वर्ष तो बिल्कुल रटे होने चाहिए। पद्मावत का प्रकाशन है 1540 ईस्वी। ये इसका प्रकाशन वर्ष है 1540 ईस्वी। ठीक, कृति है ये जायसी की, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा ये रचा गया है। पद्मावत की जो कथा है वो 2 भागों में है। एक पूर्वार्ध है यानी उसका पहले का भाग, और उत्तरार्ध यानी उसका अगला भाग। तो आपको याद ये रखना है, पहली बात तो कि पद्मावत का सन 1540 ईस्वी। दूसरा, उसका जो पूर्वार्ध है यानी उसकी जो पूर्वार्ध की कथा है वो काल्पनिक है, और जो उसका उत्तरार्ध है वो ऐतिहासिक है। ये पूछा जाता है बहुत बार कि पद्मावत की कथा कितने भागों में विभाजित है? तो 2 में, जिसका एक हिस्सा काल्पनिक है और दूसरा ऐतिहासिक है। और इसका सन 1540 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। और ये कितने भागों में, कितने खंडों में विभाजित है? तो ये भी आपको याद रखना है कि पद्मावत 57 खंडों में बटा हुआ है, 57 खंडों में विभाजित है। और जो अभी हमने ये देखा, इसका जो कड़वक देखा, ये था नागमती विरह वर्णन। नागमती विरह वर्णन वाला जो खंड है उसका है ये। विरह वर्णन के लिए नागमती वियोग खंड जो है इनका बहुत प्रसिद्ध है, जायसी का। ये आपको याद रखना है। 57 खंड है, 1540 इसका प्रकाशन वर्ष है, 2 भागों में विभाजित है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। एक काल्पनिक है, एक ऐतिहासिक है। और दूसरा, इसमें जायसी ने लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की प्राप्ति की बात कही है। आपको याद रखना है, लौकिक प्रेम के माध्यम से। लौकिक प्रेम के माध्यम से कहाँ तक पहुँचना है? अलौकिक प्रेम तक। ये पद्मावत की विशेषता है, लौकिक से अलौकिक की यात्रा है। ये पद्मावत की कुछ महत्वपूर्ण बातें, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ है, इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको याद रखनी है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? मसनवी को, दक्षिणी को, संस्कृत निष्ठ को,
संस्कृतनिष्ठ हिंदी को या हिंदुस्तानी को। तो इनमें से जो मसनवी शैली है ये हिंदी की शैली नहीं है, ये फारसी भाषा की शैली है, और इसी शैली का प्रयोग मलिक मोहम्मद जायसी ने किया है। इस शैली की जो विशेषता है वो ये है कि ये 4 चरणों में बटी हुई होती है। सबसे पहले इसमें ईश की वंदना की जाती है, यानी जब ग्रंथ की शुरुआत होगी तो सबसे पहले जो भी उनके इष्ट होंगे या कोई किसी भी देवता की वंदना मिलेगी, उसके बाद पैगंबर की स्तुति मिलेगी, उसके बाद शाही वक्त की प्रशंसा। शाही वक्त यानी कि तत्कालीन समय में, उस समय जो भी वहाँ का बादशाह होगा, वहाँ का शासक होगा, उसकी प्रशंसा की जाती है कवि द्वारा। और उसके बाद आत्म परिचय होता है। ये 4 चरण होते हैं मसनवी शैली में, और ये हिंदी भाषा की शैली नहीं है, ये फारसी भाषा की शैली है, इसलिए विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। अगला है, निम्नलिखित महाकाव्यों में से कौन सा महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है। तो 4 महाकाव्य के नाम दिए गए हैं। पहला है उर्वशी, पद्मावत, कामायनी, फिर है रामचरितमानस। तो उर्वशी किसकी रचना है? दिनकर की है। कामायनी जयशंकर प्रसाद का है। रामचरितमानस तुलसीदास का है। और पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी का है। तो इसलिए विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। पद्मावत के अतिरिक्त मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचनाएं हैं वो आखिरी कलाम, कहरानामा, कन्हावत, अखरावट, चित्ररेखा और मसलानामा इत्यादि हैं। पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति किसने कहा है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वो कहा है विजयदेव नारायण शाही ने। पद्मावती का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है, जिसके विषय में भी हम चर्चा कर चुके हैं। अगला है, कौन सी रचना जायसी की नहीं है? चित्ररेखा, अखरावट, कहरानामा या छिताई वार्ता। तो विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। छिताई वार्ता मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है, ये नारायण दास की रचना है, जिसका रचना काल 1590 ईस्वी है। शुक्ल जी ने लिखा था कि जायसी का क्षेत्र तुलसी की अपेक्षा परिमित है, पर प्रेम वेदना अत्यंत गूढ़ है। अगर आपने शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा होगा, और पढ़ा ही होगा अगर आप हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको जायसी के विषय में काफ़ी कुछ मिलेगा, और उसमें शुक्ल जी ने जायसी के विषय में ये बात कही है। अगला है, मुल्ला दाऊद की अवधी भाषा की पहली कृति कौन सी है? तो मुल्ला दाऊद की अवधी भाषा की पहली कृति है चंदायन, जिसे लोर कहा भी कहा जाता है, और ये कहा है माता प्रसाद गुप्त ने। ये प्रश्न पूछा जाता है कि मुल्ला दाऊद की जो चंदायन है उसे लोर कहा किसने कहा है? लोर कथा या लोर कहा? तो माता प्रसाद गुप्त द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, तन चित उर मन राजा कीन्हा, हे सिंगल बुध पद्मिनी चीन्हा, पंक्तियां किस ग्रंथ की हैं? सीतायन की, बीजक की, बिहारी सतसई की या पद्मावत की? तो आप पहचान ही गए होंगे देखते ही, ये पद्मावत की हैं। बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं ये। तन चितोर मन राजा कीन्हा, हे सिंगल बुध पद्मिनी चीन्हा, गुरु सुआ जय पंथ दिखावा। अब हम जायसी प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिदी के शिष्य थे। जायसी के गुरु की बात करते हैं तो जायसी किसके शिष्य थे? फकीर शेख मोहिदी के शिष्य थे, और ये शेरशाह के समकालीन थे। बहुत बार पूछा जाता है कि जायसी किसके समकालीन थे, तो याद रखिएगा कि जायसी शेरशाह के समकालीन थे, और ये उत्तर प्रदेश के अमेठी के निकट जायस नामक स्थान पर रहते थे। जायसी कृत पद्मावत कुल 57 खंडों में विभाजित है, और जायसी का प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। अगला प्रश्न देखते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की है? तो बाबर की प्रशंसा की है मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में। पद्मावत में प्रणय गाथा है। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ हैं। अखरावट से नाम से ही पता लग रहा है कि एक एक अक्षर को लेकर के या एक एक वर्ण को लेकर के सिद्धांत संबंधी चौपाइयाँ लिखी गई हैं। अगला है आखिरी कलाम, इसमें प्रलय से संबद्ध कथा तथा बाबर की प्रशंसा है। चित्ररेखा जो है ये एक प्रेमाख्यानक है। इसमें आप लोग भ्रमित मत होइएगा, चित्रलेखा नाम की भी एक रचना है जो कि भगवती चरण वर्मा जी की है। ये है चित्ररेखा जो कि जायसी का है। अगला है कहरानामा।
ये आध्यात्मिक विवाह की चर्चा है इसमें, और ये कहरवा शैली में लिखा गया है। सूफी कवि किस शाखा से संबंधित हैं? तो सूफी कवि हमें पता है, पिछले वीडियो में हमने इसको बहुत विस्तार से समझा था, संत और सूफी। तो जो सूफी हैं वो प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। निर्गुण धारा है वो दो शाखाओं में विभाजित है, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। तो जो प्रेमाश्रयी कवि हैं उनको सूफी कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि सगुण भक्ति धारा का नहीं है? सूरदास, रसखान, कुतुबन या नंददास? तो इसमें विकल्प बी कुतुबन बिल्कुल सही होगा। कुतुबन सूफी कवि नहीं थे, चिश्ती वंश के प्रवर्तक शेख बुरहान के शिष्य थे और इनका संबंध सगुण भक्ति धारा से नहीं है। मृगावती की रचना 1501 में कुतुबन ने अवधी भाषा और दोहा चौपाई में की थी। अगला प्रश्न है, जायसी के पद्मावत में पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी? तो वो सिंघल द्वीप की थी। पद्मावत के पात्रों और स्थानों के प्रतीकार्थ भी दिए गए हैं, यानी इसमें जो भी स्थान है और पात्र हैं वो प्रतीक रूप में इस्तेमाल हुए हैं। जैसे जो रत्नसेन है वो मन या आत्मा का प्रतीक है, सिंघल द्वीप जो है वो हृदय का प्रतीक है, और पद्मावती सात्विक बुद्धि या परमात्मा की प्रतीक है। अगला है, उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। ये किसके विषय में है? ये है जायसी के विषय में कहा गया है। यह कथन जायसी के विषय में शुक्ल जी ने कहा है। अगला प्रश्न है, तन चित उर मन राजा कीन्हा, हे सिंगल बुद्धि पद्मिनी चीन्हा, गुरु सुवाजेहि पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। उक्त पंक्तियों में पद्मावत की कौन सी विशेषता परिलक्षित हुई है? विरह का अतिरंजित वर्णन है, लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिक का संकेत है, या नारी विषयक अनुदात्त अवधारणा है, या धार्मिक असहिष्णुता है? तन चित उर मन राजा कीना, हे सिंगल बुद्धि पद्मिनी चीन्हा, ये बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, अभी मैंने आपको बताया था। और ये प्रसिद्ध इसलिए हैं क्योंकि इसमें जो जायसी का पद्मावत है उसकी जो मूल बात है, बताया था अभी कि जायसी ने पद्मावत में लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक को प्राप्त करने का जो मार्ग है वो दिखाया है, इसलिए विकल्प भी बिल्कुल सही होगा। लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिकता का संकेत मिलता है इन पंक्तियों में, इसीलिए ये पद्मावत की बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। अगला है, इनमें से अवधि की प्रारंभिक कृति मानी जाती है चंदायन, मृगावती, मधुमालती या चित्रावली? तो जो चंदायन है ये अवधि की प्रारंभिक कृति मानी जाती है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद कृत चंदायन को अवधि की प्रथम काव्य कृति माना है। मुल्ला दाऊद को सूफी या प्रेम मार्गी कवि माना जाता है, और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा कहा है। चंदायन पूर्वी भारत में प्रचलित लोरिक, उसकी पत्नी मैना और विवाहिता प्रेमिका चंदा की प्रेम कथा पर आधारित है। मृगावती 1503 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, यह अवधी भाषा में रचित कुतुबन की कृति है। मधुमालती 1545, इसके रचनाकार मंझन है। वहीं चित्रावली 1613 ईस्वी में सूफी प्रेमाख्यानक काव्य कृति के रचनाकार उस्मान है। अगला प्रश्न है, जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किस मास से किया है? जो नागमती का वियोग खंड है उसमें पूरे 12 मासा का वर्णन है, तो शुरुआत कहाँ से हुई है ये पूछा गया है। तो आषाढ़ मास से हुई है। आषाढ़ क्योंकि ये बरसात का पहला महीना है आषाढ़, तो वहीं से शुरुआत की है जायसी ने नागमती वियोग खंड की। इसके अतिरिक्त पद्मावत का जो प्रकाशन है वो 1540 ईस्वी है, वो 57 खंडों में विभाजित है, और उसका नागमती वियोग खंड विरह वर्णन के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और उसकी कथा 2 भागों में विभाजित है। और मलिक मोहम्मद जायसी फ़कीर शेख मोहिदी के शिष्य हैं। ये बातें बार बार इसलिए दोहराती हूँ जिससे आपको बिल्कुल याद हो जाएं और आपके दिमाग में बैठ जाएं, रट जाएं, क्योंकि अभ्यास का मतलब ही है कि चीज़ें आपको बिल्कुल रट जाएं। तो आज के लिए इतने ही प्रश्न। अगले वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।